हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं पाचित उत्पादों का अवशोषण। पाचित उत्पादों का अवशोषण हम मुख्यतः पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त हुए? वे हमें भोजन के पाचन के फलस्वरूप प्राप्त हुए ना। तो हम भोजन का ग्रहण किस लिए कर रहे थे? भोजन का उपयोग इसलिए हम कर रहे थे ताकि उससे हमें एनर्जी मिल सके या फिर कुछ पौष्टिक तत्व मिल सके, जिससे हमारे बॉडी की जो कोशिकाएं हैं या फिर टिश्यू अर्थात ऊतक हैं वे सब डेवलपमेंट कर सके, ताकि हमारी बॉडी का डेवलपमेंट हो, मैच्योर हो। ओके, तो हम उसके लिए यूज कर रहे थे भोजन का। अब भोजन का पाचन तो हो गया, इसको हम जान गए किस किस प्रकार से कौन कौन से तत्वों के द्वारा या फिर किस किस एंजाइमों के द्वारा भोजन का पाचन हुआ ना। तो चूंकि अब भोजन का पाचन हो चुका है तो अब उसका अवशोषण भी होना जरूरी है। अब अवशोषण कई डिपेंड करता है। अवशोषण अब किस प्रकार होगा? अवशोषण एक सरल विसरण के द्वारा भी हो सकता है या फिर परासरण के माध्यम से भी हो सकता है। मतलब कि वे उच्च कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा सकती हैं या फिर लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन? मतलब कि भोजन के फलस्वरूप जो हमें तत्व प्राप्त हो रहे हैं उसकी सांद्रता तो कुछ न कुछ होगी, और जबकि जो हमें अवशोषित करने वाला जो पदार्थ है अर्थात ब्लड जो होता है हमारा अवशोषित करने वाला एक माध्यम है, तो ब्लड की जो सांद्रता होगी कुछ होगी और जो पचित भोज्य पदार्थ के द्वारा प्राप्त पोषक तत्व हैं उसकी सांद्रता कुछ होगी। तो अब वे लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन या फिर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन उसका अवशोषण हो सकता है ना। तो वही बोला गया है कि ये निष्क्रिय हो सकते हैं, अर्थात एक ऐसा पथ होता है जिसमें हमें एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं होती। वे सिंपल सरल मिश्रण के द्वारा या फिर सरल मिश्रण परासरण के द्वारा अवशोषण हो सकता है। जो सरल मिश्रण जो होता है वे मुख्यतः होता है ग्लूकोज और अमीनो अम्ल। ग्लूकोज अमीनो अम्ल एवं कुछ क्लोराइड आयन होते हैं जो कि सरल मिश्रण के द्वारा विसरण परासरण आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो ये जो ग्लूकोज होता है, अमीनो अम्ल होता है या फिर क्लोरीन आयन जो होता है वे हमारे सरल मिश्रण के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसके अलावा सक्रिय परिवहन में जो इसका पाथ होता है, इसका पाथ ये होता है कि इसमें बाहर से एनर्जी देने की आवश्यकता होती है। क्या होती है कि इसमें जो आवश्यकता होती है हमें बाहर से एनर्जी देने की। जैसे हमारे बॉडी के अंतर्गत वो एनर्जी जैसे इधर की सांद्रता कुछ है ना, तो इधर की सांद्रता कुछ है। अब ये वाला पदार्थ का अवशोषण होना इस साइड में, ये मान लो ब्लड है, तो अब ये जो है माध्यम बन रही है, झिल्ली का कार्य कर रही है, तो उससे पार बना है। तो अब यहाँ पर इसके अवशोषण के लिए एक प्रकार से हमें एनर्जी दी जाती है, किसके थ्रू? बॉडी के थ्रू। तो ऐसे परिवहन को हम क्या बोल दिए? सक्रिय परिवहन सिस्टम। ओके, इसमें कुछ आयन भी हो सकते हैं, जैसे सोडियम आयन हो गया, अन्य कुछ, तो इनके लिए ये एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार सुसाध्य परिवहन जो होता है उसके लिए एक प्रकार से वाहक प्रोटीन का कार्य किया जाता है, अर्थात उनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके लिए एक तरह समझ लो हमारे बॉडी के अंतर्गत उसको देने के लिए द्वार होना चाहिए, अर्थात एक तरह समझ लो दरवाजा होना चाहिए उस पदार्थों के एंट्री के लिए। ओके, तो उसने बोल दिया सुसाध्य परिवहन। उसी प्रकार सांद्रता प्रवणता अर्थात कंसंट्रेशन उसकी हाई है या लो है, और परासरण प्रवणता मतलब परासरण के ऊपर डिपेंड करता है कि परासरण के द्वारा उसका अवशोषण हो गया फिर विसरण के द्वारा। ओके, तो जो भोजन का अवशोषण हो रहा है पचित पदार्थों का, तो इन सब के ऊपर ये डिपेंड करता है, इसी के द्वारा हमारी बॉडी के ऑर्गन के द्वारा वो अवशोषित किए जाते हैं। ओके, तो पदार्थों का जो अवशोषण हो रहा है वे आहार नाल के विभिन्न भाग में हो रहा है। आहार नाल के विभिन्न भाग में जैसे माउथ में हो गया, अमाशय में हो गया, ग्रैंडी में हो गया, छोटी आंत में हो गया या फिर बड़ी आंत में हो गया। इसके अलावा कुछ और भी ऑर्गन होते हैं जहाँ पर इनका पाचन होता है। जैसे बड़ी आंत में ही ले लो तो उसमें आएगा आरोही क्रम में अवशोषण, मध्यांत में अवशोषण, अवरोही क्रम में अवशोषण। तो कई स्टेप आते हैं, लेकिन हम एक तरह से कह सकते हैं बड़े आंत में अवशोषण या फिर अमाशय में अवशोषण, क्योंकि अमाशय में भी 3 पार्ट होते हैं और उसमें किस जगह पर क्या अवशोषण, तो एक एक चीज तो पढ़ नहीं सकते, तो सीधा कह सकते हैं अमाशय में पाचन, ग्रैंडी पाचन, ये सब ऐसे हम पढ़ेंगे।
तो पहला आता है हमारे मुख में पाचन ना। मुख में पाचन क्या होता है? मुख में पाचन मुख्यतः कुछ आंशिक मात्र जो औषधि होते हैं उसका पाचन होता है। क्यों? अब देखो, भोजन का जो ग्रहण होता है माउथ के द्वारा होता है, माउथ कैविटी में जाता है। अब यहाँ पर तो ज्यादा पाचन हुआ नहीं है, यहाँ पर आपको बोले 30% जो स्टार्च था यहाँ पर इसका पाचन हो जाता है। तो इस तरह कह सकते हैं माउथ में ज्यादा भोजन का पाचन तो हुआ नहीं है, तो पोषक तत्व भी अभी हमें नहीं प्राप्त हुए। तो इस यहाँ पर कुछ आंशिक मात्र जो होती हैं हमारे ब्लड के द्वारा, मतलब जो म्यूकोसा के ऊपर ब्लड की एक लेयर होती है उसे आश्रित करने वाली ब्लड वाहिनियां पाई जाती हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पर औषधियों को कुछ अवशोषण कर लिए जाते हैं। कहाँ पर? ये हमारे मुख में। इसको याद रखना। क्या लिखा है कि कुछ औषधियां जो मुख और जीवा की निचली सतह के म्यूकोसा के संपर्क में आ जाती हैं वे आश्रित करने वाली रुधिर कोशिकाओं में अवशोषित हो जाती हैं। आई बात समझ? अब भोजन यहाँ चलता है पाचन होने के लिए अमाशय में। अब अमाशय में पहुंचेगा तो वहां पर भी आपको बताया प्रोटीन का कुछ मात्र पाचन होता है, कुछ एंजाइमों की सहायता से प्रोटीज या फिर पेप्टोज में ना। तो वहां से आप अमाशय में क्या अवशोषण होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वहां पर मुख्यतः होता है थोड़ा सा जल, इसके अलावा शर्करा के रूप में जो होती हैं उसका अवशोषण होता है। इसके अलावा अल्कोहल जो पदार्थ होते हैं उसका हमारा श्रावण होता है। कहाँ पर? हमारे अमाशय में अर्थात स्टमक में। उसी प्रकार अब भोजन आगे चलता है, जैसे जैसे पाचन होता जाएगा वैसे वैसे उन पदार्थों का अवशोषण होता जाएगा ना। अब पहुंचते हैं हम छोटे आंत में। छोटी आंत में अवशोषण किस चीज का होता है? मैक्सिमम जो अवशोषण होता है, क्योंकि अब ये वो भाग होता है, इससे पहले भी एक भाग होता है ग्रहणी, इसको याद रखते हैं। ग्रहणी में जो अवशोषण होता है, ग्रहणी में मुख्यतः जो आयरन होते हैं अर्थात लौह पदार्थ एवं कैल्शियम आयन का अवशोषण होता है, इसको याद रखिएगा। ओके, तो ग्रहणी में अवशोषण मुख्यतः लौह पदार्थ जिसे बोलते हैं आयरन, जैसे पालक में पाया जाता है, अन्य चीजें आप ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त आयरन उसमें उपस्थित है या फिर कैल्शियम आयन उपस्थित है, तो उन सब का जो अवशोषण होता है वह हमारी ग्रहणी के थ्रू ही हो जाता है। क्योंकि ग्रहणी में ही आपको बताए थे मैक्सिमम जो पाचन हो रहा था, पाचन की प्रक्रिया मतलब कार्बोहाइड्रेट टूट रहे हैं या फिर जो वसा टूट रहे हैं और प्रोटीन के पार्ट जो थे वे टूट रहे हैं, वे सब कहाँ पर हुए थे? हमारी ग्रहणी में। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ पदार्थों का अवशोषण तो होगा। ओके, तो ग्रहणी के बाद चलते हैं हम छोटी आंत। छोटी आंत जो कि अवशोषण का सबसे बड़ा भाग होता है। यहाँ पर पोषक तत्वों के अवशोषण का एक प्रकार से प्रमुख अंग होता है, जिसमें यहाँ पाचन की प्रक्रिया भी पूरी होती है। कुछ पाचन बची रह जाती है जो कि बड़ी आंत में पूर्ण होती है, लेकिन यहाँ पर एक सिंपली हम कह सकते हैं कि पाचन की प्रक्रिया एक तरह से खत्म हो जाती है हमारी छोटी आंत में। अब यहाँ पर पाचन किसका होता है या फिर पाचन होने के पश्चात किस पदार्थों का अवशोषण है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पाचन के अंतिम उत्पाद जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, वसीय अम्ल हो गया, जिसे हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। आपको बताया कि ये म्यूकोसा, एक चीज ध्यान रखना कि जो वसा के पार्ट होते हैं ग्लिसरॉल ये विलेय नहीं होते, तो जाहिर सी बात है ये ब्लड के द्वारा अवशोषण नहीं कर पाएंगे। अब जब ब्लड को द्वारा अवशोषण नहीं कर पाएंगे तो इसका क्या किया जाता है? तो इसे अवशोषण योग्य बनाने के लिए अब इनका जो इमल्सीकरण हो रहा है वसा का ना, तो वसा का इमल्सीकरण होने के लिए जो पित्त रस की सहायता से, लाइपेज एंजाइम की सहायता से यह हो रहा है, तो इनका म्यूकोसा के द्वारा अवशोषण के लिए, किसके द्वारा? म्यूकोसा जो कि आहार नाल की आंतरिक स्तर होती है उसके द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। और वहां पर ये पुनः मिसेल कणों में, अर्थात जो हम आपको बताया था इमल्सीकरण के पश्चात ये मिसेल कण टूट जाता है ना, सॉरी, तो मिसेल कण जो होते हैं उनका अवशोषण होता है, मतलब म्यूकोसा में पहुंच जाते हैं। तो ये मिसेल कण में हो सकती है, मतलब जो इमल्सीकरण के पश्चात मिसेल कण विभाजित होने के पश्चात मिसेल कण जो होते हैं ना वे हमारी लसिका वाहिनियों में चले जाते हैं। अब लसिका वाहिनियों में चले जाते हैं तो लसिका वाहिनियों से ब्लड उनको
एब्जॉर्ब कर लेता है। आई बात समझ में? ये रही हमारी कहानी किसके, वसीय अम्ल के बारे में। उसी के आगे बढ़ते हैं, ग्लिसरॉल के बारे में आपको बता दिए। और अमीनो अम्ल का म्यूकोसा के द्वारा रक्त प्रवाह और लसिका में अवशोषण होता है। मुख्यतः हम देख रहे हैं बार बार आ रहा है एक वर्ड म्यूकोसा। म्यूकोसा जो कि आहार नल की सबसे आंतरिक परत होती है, कुछ जहाँ पर कुछ अंगुलीनुमा प्रवर्ध भी निकले होते हैं। म्यूकोसा ही एक ऐसा स्थान होता है जहाँ से कुछ पदार्थों का सिक्रीशन होता है या फिर एब्जॉर्प्शन होता है। अब म्यूकोसा के पहले चलते हैं तो मिलती है हमें सब म्यूकोसा, जहाँ पर आपको मिलेंगी ब्लड वेसल्स। अब देखो, अब जैसे लेयर है ना, ये वाली लेयर हो गई हमारी क्या, म्यूकोसा, और ये हो गई हमारी सब म्यूकोसा। अब जब ये उसका अवशोषण करेंगे ना, तो अब जो सब म्यूकोसा वाली यहाँ पर रुधिर वाहिनियां पाई जाएंगी तो ये उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं पदार्थों, और यहीं से उन सभी यहीं से जो ब्लड होता है उन पदार्थों का एक जगह से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर देती हैं। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारी छोटी आंत में अवशोषण। अब हम चलते हैं पाचन के सबसे लास्ट पार्ट जो कि होता है हमारा बड़ी आंत। बड़ी आंत अर्थात इसमें भी कई पार्ट आपको देखे थे, क्रीम रूपी प्रशेषिका, इसको आप याद रखना, पॉइंट याद रखना, ये एक अवशेष के रूप में हमारी बॉडी में बचा है। इसके अलावा आरोही क्रम वाला जो बड़ी आंत था, मध्यांत में, या फिर अवरोही, फिर रेक्टम आता है, या फिर एनस आता है लास्ट में। तो अब यहाँ पर मुख्यतः क्या होता है, अब चूंकि ये लास्ट स्टेप है तो मैक्सिमम जो जल का एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है हमारी बड़ी आंत में। इसके अलावा कुछ औषधियों का जो अवशोषण होता है हमारी बड़ी आंत में होता है। इसके अलावा कुछ खनिज लवणों का अवशोषण होता है, कहाँ पर, हमारी बड़ी आंत में। ये हो गया अवशोषण। ओके, यहीं पर एक वर्ड आता है स्वांगीकरण। क्या? एसिमिलेशन। स्वांगीकरण क्या होता है? स्वांगीकरण आप याद रखना कि जो अवशोषण योग्य पदार्थ होते हैं, अवशोषित पदार्थ हमारे ऊतकों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब ये ऊतक जो अवशोषण करने के पश्चात, पोषक तत्वों को प्राप्त करने के पश्चात, ये ऊतक अपना एक कार्य करते हैं, जैसे पाचन का पूरा प्रणाली हो गया, इनका एक क्रियाविधि हो गया, उनमें हेल्प करते हैं, या फिर जो श्वसन की हमारी प्रक्रिया हो गई उसमें हेल्प करते हैं। तो आज से हमारी बॉडी के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं, मतलब कि ये भोजन का स्वांगीकरण करने के पश्चात, भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को अवशोषित करने के पश्चात सभी ऊतक या फिर सभी सिस्टम हमारे बॉडी के अंतर्गत एक कार्य प्रणाली, एक निश्चित कार्य प्रणाली अपना कार्य करते हैं, अर्थात कार्य का परिवहन करते हैं। तो ऐसे सिस्टम को या फिर ऐसी पद्धति को हम बोल दिए हम स्वांगीकरण। ओके, स्वांगीकरण अर्थात स्वांग करना, यानी कि अपनी तरफ खींचना, अवशोषित करना, किसके? भोजन के अवशोषक तत्वों का। अब देखो ये भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं कि भोजन का अवशोषण हो गया, पाचन हो गया, अब बचता क्या है? अब उससे कुछ कायिक पदार्थ भी प्राप्त होंगे, अर्थात वेस्ट पदार्थ। वेस्ट पदार्थ जो कि हम बॉडी के अंदर तो रख नहीं सकते, तो अब ये एक प्रकार से तंत्रिका, न्यूरल सिस्टम के द्वारा, तंत्रिका के द्वारा एक उत्प्रेक्षण होती है, अर्थात उसमें कुछ गति उत्पन्न होती है। किसमें? हमारी बड़ी आंत में। गति इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि अब वो मल जो होता है, अर्थात वेस्ट पदार्थ होता है, वे एक कठोर रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब उसको बाहर निकालने के लिए हमारा न्यूरल सिस्टम काम करता है, तो ये एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि इसका काम तो रहता नहीं। आई बात समझ में? देखो ये सब जो है ना, तो ये सब मुख्यतः नेक्स्ट लेक्चर में ये लेसन समाप्त हो जाएगा। तो यदि आपका पिछला कुछ छूटा है तो हमारे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं, आपके पास एक बार लिंक पहुंच चुका है, न पहुंचा हो तो किसी से सर्च कर लीजिए, वहां पर हमारी फोटो भी है, तो आप वहां से इन सभी पूरे लेसन का शुरुआत से आप देख सकते हैं, आप और अच्छी तरह समझने के लिए। ओके, तो यहाँ तक अच्छे से अध्ययन कीजिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।